हुकअप्स, ब्रेकअप, पैचअप ये चलता रहता है। तो क्या मल्टीपल पार्टनर होना भी इनफर्टिलिटी का रीजन हो सकता है? मल्टीपल पार्टनर होने से यू आर मोर एक्सपोज्ड फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, मेल्स में स्पर्म काउंट कम देखने को मिलती है। टेस्टिस बॉडी के बाहर ही इसलिए होती है क्योंकि बॉडी का जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए गुड नहीं होता। फोन का इस्तेमाल फ्रंट पॉकेट में रखने की वजह से, गोद में रख के लैपटॉप यूज करने से जो टेम्परेचर जनरेट होता है, रेडिएशन का एक्सपोजर, ज्यादा गर्म जगहों पे काम करने की वजह से स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी पे काफी ज्यादा रिडक्शन हो जाता है। सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले मात्र 2 डोजेस लेने से फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस को 99% तक कम किया जा सकता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन से काफी गुजरती है फीमेल्स, क्योंकि आजकल फीमेल्स एक्टिव हैं, घूम फिर रही हैं, जॉब कर रही हैं और अचानक से डिलीवरी होने के बाद बॉडी की क्षमता कम हो जाती है। बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होता। अगर पूरी फैमिली सपोर्ट करे, बहुत हद तक सॉल्व भी किया जा सकता है। एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है आजकल पीसीओडी। अगर कोई पीरियड 40 दिन 45 दिन में आ रहा है तब हम इसे इरेगुलर कहेंगे। बच्चा नहीं हो रहा तो उसका रीजन क्या फीमेल है या मेल भी हो सकता है? मेल और फीमेल इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनका ओवेरियन रिजर्व असेस करके इंजेक्शंस उनको स्टार्ट किए जाते हैं। वो फीमेल्स की बॉडी में सिर्फ 24 आवर्स के लिए अलाइव रहता है। उस 24 आवर्स में प्रेगनेंसी लगने के चांसेस बेस्ट होते हैं। फीमेल्स अपनी प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए पिल्स का यूज करती है। पिल्स की वजह से कभी कोई इनफर्टिलिटी नहीं होगी। व्हाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है कि एक बीमारी है? ये एक गलत धारणा है। गायनी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें जब घर में खुशी आती है तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और खुशी लेकर ही वापस लौटते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज के हमारे मॉडर्न इंडिया में देखें तो एक तरफ वीमेंस कदम से कदम मिलाकर अपनी कामयाबी की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन एक दूसरे कोने में देखें, दूर किसी गांव में औरतों को अपने सपने, अपने समस्याएं, अपने हस्बैंड, अपने परिवार वालों को नहीं बता सकते। तो आज हमारे साथ हैं हाईली एक्सपीरियंस मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर निधि, जो वीमेन से रिलेटेड प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, आईवीएफ जैसे क्रूशियल टॉपिक पे 15 सालों से काम कर रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आज हमारे वाईटी महेंद्र पॉडकास्ट में डॉक्टर निधि जी का। हेलो। हेलो, कैसे हैं मैम? बढ़िया। तो मैम, हम सबसे पहले बात करते हैं, आप इस फील्ड में जैसे गाइनोकोलॉजिस्ट, जिसमें वीमेंस अगर बात करें तो फीमेल्स के पास जाना ज़्यादा प्रेफर करती है ना कि मेल्स के बजाय। तो आपने ये फील्ड क्यों सेलेक्ट किया? क्या रीजंस रहे होंगे? आपने क्या स्टडी करनी पड़ती है इस फील्ड में आने के लिए? क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है? क्या क्या प्रैक्टिस लगती है? अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी क्योंकि मेरे पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। प्लस मेरी जो दादी हैं, मैंने बचपन से देखा वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। हमें बार बार उनको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ता था और मैं देखती थी कि उनसे डॉक्टर से मिलने के बाद ही उनकी आधी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती थी। वो इतना रिलैक्स महसूस करती थी। तो मैं सोचती थी कि काश मैं भी ऐसा कुछ करूँ जिससे मुझसे मिलके ही लोगों को रिलैक्स फील हो, कुछ अच्छा फील हो। तो एक वहीं से मोटिवेशन मिला कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन गायनी फील्ड मैं इसलिए चूज़ करना चाहती थी क्योंकि हर किसी फील्ड में आप देखिए कि जब जो इंसान होता है वो परेशान होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, कोई फीवर आएगा कुछ। पर गायनी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें जब घर में खुशी आती है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और खुशी लेकर ही वापस लौटते हैं। तो मुझे ये पॉइंट इसका बहुत अच्छा लगता था कि मैं खुशी के साथ ही लोगों से मिलूँ और उन्हें और ज़्यादा खुशी दे पाऊँ। तो निधि जी, जैसे आपने बताया कि आप पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, तो आपकी जर्नी क्या रही है 15 सालों में? आपने क्या क्या चीज़ें तैयारी की है? मैंने अपना MBBS और PG गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से किया है 2009 में फिनिश करके। और फिर मैं जोधपुर शिफ्ट हो गई थी बिकॉज आई गॉट मैरिड। वहाँ पे मैंने SR-शिप की थी जोधपुर मेडिकल कॉलेज में। फिर हम बैंगलोर शिफ्ट हो गए और वहाँ से मैंने इनफर्टिलिटी में फेलोशिप किया है कर्नाटका यूनिवर्सिटी से। और फिर मैंने वहीं पे ही सोनोग्राफी और लैप्रोस्कोपी में कुछ कोर्सेज़ किए और 2015 में हम जयपुर आ गए और 2015 से लेकर मैं जयपुर में रेगुलर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। और एट प्रेजेंट मैं शैल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ पिछले 5 सालों से। और साथ ही मैं अपना एक क्लिनिक रन करती हूँ, डॉक्टर काबराज फर्टिलिटी स्क्वायर, जो कि यहीं गांधी पथ चित्रकूट में है।
तो मैम आज का पॉडकास्ट हम बेसिक से शुरू करते हैं, क्योंकि पैन इंडिया ऑडियंस देख रही है, ताकि उनको समझने में आसानी हो कि ये प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट होती है और इनका सॉल्यूशन क्या है। तो आज के टाइम में हम देखें तो अर्ली एज में ही पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं और इरेगुलर हो जाते हैं। तो इनका रीज़न क्या है, जल्दी एज में पीरियड्स स्टार्ट होना और इरेगुलर रहना? सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि इर्रेगुलर मतलब क्या, किसे हम इर्रेगुलर कहेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है। क्योंकि जो मैं जनरल पब्लिक में देखती हूँ, जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैंने ये देखा है कि उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं कि किसे हम इर्रेगुलर कहें। तो ये मान के चलिए कि जैसे हाथों की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, इस तरह से हर फीमेल का साइकिल भी एक जैसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि किसी को 2 तारीख मतलब 2 तारीख कोई पीरियड आएगा और पीरियड का साइकिल 30 डेज़ का होता है। इट वेरीज फ्रॉम 25 डेज़ टू 35 डेज़। तो कोई भी पीरियड अगर 25 दिन में आ रहा है तो वो भी रेगुलर है, 35 दिन में आ रहा है तो वो भी रेगुलर है, बट इट शुड बी साइक्लिकल, है ना। 30 दिन ही ज़रूरी नहीं है। अगर कोई पीरियड 25 दिन से कम दिनों में आ रहा है या 35 दिन से ज़्यादा 40 दिन 45 दिन में आ रहा है, तब हम इसे इरेगुलर कहेंगे। उसी तरह से कई पेशेंट मेरे पास आते हैं कि उनको पीरियड में ब्लड लॉस, जो ब्लीडिंग हो रही है वो कम हो रही है, और कई लोग आते हैं कि ज़्यादा हो रही है। अगेन सेम थिंग, जैसे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, एवरी साइकिल इज़ ऑल्सो नॉट सेम। इट वेरीज फ्रॉम साइकिल टू साइकिल। इवन ब्लीडिंग भी एक पेशेंट के अंदर, मतलब एक फीमेल के अंदर भी हर साइकिल में ब्लड लॉस डिफरेंट हो सकता है। 20 to 50 ml ब्लड लॉस, यानी कि 2 से 3 पैड पर डे इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर आपका 1 या 1.5 जो है पैड सोक हो रहा है पर डे की ब्लीडिंग में, तो वो भी नॉर्मल है, और 3 पैड तक भी नॉर्मल है। 50 ml से ज़्यादा लॉस को हम मेनोरेजिया या हैवी ब्लड लॉस कहते हैं, और 20 ml से कम लॉस, वो पीरियड 2 दिन भी नॉर्मल माना जाएगा, 5 दिन अगर किसी को चलता है तो वो भी नॉर्मल माना जाएगा। कई पेशेंट्स आते हैं कि 2 दिन ही ब्लड लॉस हो रहा है, पहले तो मेरे 4 दिन आते थे, तो 2 days इज़ नॉर्मल, 5 days इज़ ऑल्सो नॉर्मल। तो सबसे पहले हम अपनी डेफिनेशन को समझें कि क्या किसे हम एबनॉर्मल कहते हैं। फिर साइकिल सेट होने में टाइम लगता है। जैसे हर चीज़, स्कूल जाते हुए बच्चे को पहले नर्सरी से शुरुआत की जाती है, फिर उसे धीरे धीरे सिलेबस दिया जाता है। उसी तरह से, क्योंकि प्रकृति ही इसी तरह से बनी हुई है, उसी तरह से बॉडी को पहले तैयार किया जाता है पीरियड्स के लिए, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट किया जाता है फीमेल्स में। आजकल ये ज़रूर देखने को मिलता है कि पीरियड्स जल्दी आ गए हैं। पहले 12, 13, 14 साल की फ़ीमेल्स में आते थे, आजकल 11 साल की फ़ीमेल्स में आने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान चेंज हो गया है। हम जितना भी फूड लेते हैं वो सारा मतलब जो है जिस ऑर्गेनिक हमें आजकल मिल नहीं रहा है, उन सब चीज़ों के बॉडी पे कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट पीरियड की फॉर्म में ज़रूर नज़र आते हैं। वो आपके HPO यानी हार्मोनल जो एक्सेस है उसको अफेक्ट करते हैं। जैसे 11 साल की उम्र में जब महिलाओं में पीरियड आना शुरू हो जाता है, तब उनका HPO एक्सेस, जो हार्मोनल एक्सेस है, वो पूरी तरह से सेट नहीं होता। एक स्पाइक आया, पीरियड आ गया, उसके बाद नॉर्मली पीरियड सेट होने के लिए जो सेकेंड डे से एक FSH हार्मोन होता है वो बढ़ना शुरू होता है। उसमें ओवरी में एक एग, अंडा बनना शुरू होता है। 14वें दिन पर जब एग पूरी तरह से बन जाता है, उससे एक ईस्ट्रोजन करके हार्मोन सिक्रीट होता है, जो कि नेगेटिव फीडबैक डालता है फर्दर FSH सिक्रीशन पे, और FSH अचानक से उसका लेवल डाउन हो जाता है और LH बढ़ने लग जाता है। LH बढ़ने से जो ओव्यूलेशन होता है, नॉर्मली पीरियड के 14वें दिन पर अंडा बनता है और फूटता है, और फूटने के, जब भी अंडा बनेगा फूटेगा, उसके एग्जैक्टली 14 डेज़ के बाद पीरियड आते हैं। पर ये अंडा बनने और फूटने की प्रोसेस जो होती है, चाहे पीरियड 11 साल की उम्र में शुरू हो, पर अंडा बनने फूटने की प्रोसेस हमेशा 17-18 साल की उम्र के बाद ही स्टार्ट होती है, और एक ये रेगुलर साइकिल बनाती है लगभग 40 साल की उम्र तक। उसके पहले और बाद में, क्योंकि अंडा रेगुलर बनता फूटता नहीं है, इसलिए पीरियड्स रेगुलर नहीं आते। नॉर्मली FSH हार्मोन बन रहा होता है, उससे एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनती है, अंडा बनता फूटता नहीं है। एक दिन जब वो लाइनिंग इतनी थिक हो जाती है कि यूट्रस उसे होल्ड नहीं पकड़ पाता और पीरियड आ जाते हैं, तो कभी ये 2 महीने में आते हैं, कभी 3 महीने में। इट्स जस्ट बिकॉज कि पूरा HPO एक्सेस सेटल नहीं हो पाया है। तो 12 से लेकर 17 साल की उम्र की महिलाओं में, बच्चों में, अगर पीरियड्स 2 से 3 महीने में आ रहे हैं तो दिस इज़ नॉर्मल, क्योंकि उनका HPO एक्सेस उस एज में सेट नहीं होता। उसी तरह से 40 साल की उम्र की महिलाओं में HPO जो एक्सेस होता है वो धीरे धीरे करके वर्क कम करने लग जाता है, और उनके पीरियड्स भी इरेगुलर स्टार्ट हो जाते हैं। उनमें भी ओव्यूलेशन एवरी मंथ नहीं होता, तो उनमें भी 2-2, 3-3 महीने में आते हैं या जल्दी आने लग जाते हैं, तो उस एज में भी ये नॉर्मल है। ओके। अच्छा, ऐसा भी हुआ है क्या कोई लड़की बिना एग्स के भी पैदा हो जाती है? एक्चुअली बहुत सारे तरह के कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस होते हैं। बिना एग्स मतलब बिना ओवरी। ओवरी जो होता है वो आपका एग प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है बॉडी के अंदर।
तो ऐसे बहुत सारे जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं जिसमें कि हो सकता है कि यूट्रस भी ना हो सकता है ओवरी ना हो, कभी ट्यूब नहीं बनी होती या दोनों जुड़े नहीं होते। मुलेरियन डक्ट एनोमलीज कहा जाता है उन्हें। मुलेरियन डक्ट जो होती है वो फॉर्म करती है आपका यूट्रस, ओवरीज, ट्यूब्स और वजाइना को। तो अगर मुलेरियन डक्ट पूरी तरह से नहीं बनती या पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती या जुड़ती नहीं है, बनती नहीं है, तो मल्टीपल कंजेनाइटल माल्फॉर्मेशंस हो सकते हैं। उसमें से एक ये भी है कि जिसमें ओवरीज ही ना हो। निधि जी, जैसे आपने बताया कि आजकल कम एज में भी पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, और दूसरा 30-35 के बाद भी ये इनरेगुलर हो जाते हैं, जो नॉर्मल है। क्या प्रेग्नेंट होने के लिए कोई स्पेसिफिक एज है या कोई बेस्ट एज है जहाँ पे मतलब ये बेस्ट एज रहती है? देखिए, कंसीव करने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए डेफिनेटली बेस्ट एज होती है। और मुझे लगता है कि आजकल की फ़ीमेल्स में फर्टिलिटी विंडो को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेंस की फर्टिलिटी जो पीक होती है वो 21 की एज में होती है। 20 से 30 साल में उनकी जो फर्टिलिटी होती है वो फर्टिलिटी और फिकंडिटी हाईएस्ट होती है। उसके बाद ये रिड्यूस होने लगते हैं, नंबर ऑफ़ एग्स रिड्यूस होने लग जाते हैं। और 35 के बाद नंबर ऑफ़ एग्स और फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और एबनॉर्मल बेबीज़ के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। जो एग्स बनते बिगड़ते भी हैं उनमें जेनेटिक मालफॉर्मेशन होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इसलिए ये 25 to 35 इज़ बेस्ट टाइम टू कंसीव। इसमें अबॉर्शन, प्रेगनेंसी लगने के चांस सबसे अच्छे होते हैं, अबॉर्शन होने की रिस्क सबसे कम होती है, और कंजेनाइटली डिफेक्टेड बेबीज़ होने के चांसेस, जो कि बहुत कॉमन है, डाउन सिंड्रोम जिसमें बच्चा मेंटली एबनॉर्मल पैदा होता है, ये 35 के बाद बहुत ज़्यादा होता है। 35 के नीचे अगर 1000 या 10,000 में से एक है, तो 35 के बाद 100 में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का होता है। इतनी हाई है रिस्क। ओके, मेल फीमेल दोनों नॉर्मल है, बट एक एज ज़्यादा होने के बाद बच्चा अब नॉर्मल हो सकता है। होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ओके, ठीक है। अगर मेल या फीमेल में से कोई एक अब नॉर्मल है, तो क्या बच्चा भी अब नॉर्मल होगा? एबनॉर्मल मीन्स किस तरह की मतलब एबनॉर्मलिटी ये मैटर करती है? पूरा शरीर विकसित ना हो या ऐसा कुछ इश्यू हो? देखिए, जो जेनेटिक्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बच्चे को पेरेंट से ही मिलते हैं। तो कुछ जो होते हैं जेनेटिकली डोमिनेंट सिंड्रोम होते हैं, कुछ रिसेसिव होते हैं। जो डोमिनेंट होते हैं, जो जीन्स होते हैं वो सब में एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जो रेसेसिव जीन्स होते हैं वो अगर दोनों पेरेंट से मिलते हैं तो ही बच्चे में दिखाई देगा। जैसे कि बहुत ही कॉमन एग्जांपल है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया माइनर, जिसमें कि जो है 4 में से एक जीन भी एबनॉर्मल हुआ तो वो माइनर होता है, जो कि पेरेंट्स में नज़र नहीं आएगा कि उनको थैलेसीमिया बीमारी है ब्लड बनने की। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स थैलेसीमिया माइनर हैं और बच्चे में माइनर के जीन्स जाएंगे तो बच्चा मेजर हो जाएगा, उसमें फिर ब्लड फॉर्मेशन की डिफेक्ट्स आने लग जाएंगे। तो डेफिनेटली जब बच्चे को क्रोमोसोम्स और जीन्स ही पेरेंट्स से मिलेंगे, तो अगर पेरेंट्स में कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं जो कि जीन्स से कैरी हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो बच्चे के अंदर जाएंगे। जैसे डायबिटीज़ के जीन्स हो गए, पीसीओडी के जीन्स हो गए, वो मदर से बेबी में जाते हैं। एक नॉर्मल मेल फीमेल के एक बच्चा अगर अब नॉर्मल हुआ है, तो जो सेकंड बच्चा होगा वो भी अब नॉर्मल होगा या नॉर्मल भी हो सकता है? ऐसा है कि मैंने आपको अभी समझाया कि कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं जो क्रोमोसोम्स पे होते ही हैं। तो वो जब क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो 23 मेल से आते हैं, 23 फीमेल से। सेपरेशन के टाइम पे आपके पास कौन सा क्रोमोसोम गया उस पर डिपेंड करता है कि आपको डिजीज़ होगी कि नहीं। पर इसके अलावा कुछ डिलीशंस होते हैं, जैसे कि जब मदर एब्सोल्युटली ऑल राइट है, फादर एब्सोल्युटली ऑल राइट है, पर जब 23 क्रोमोसोम का डिवीजन हुआ तो डिवीजन एबनॉर्मल हो गया ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ड्यू टू आपने उस वक्त कोई डिजीज़ रही है, कोई पेस्टिसाइड का एक्सपोजर हुआ है, किसी भी वजह से अगर वो जो स्मॉल डिलीशंस जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो वो जो होते हैं वो कैरी नहीं होते नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो डिलीशन अगली प्रेगनेंसी में भी वैसा ही डिलीशन हो। तो ये आप मान के चलिए कि जितनी भी फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं, नॉर्मली हेल्दी जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं, उसमें से 70% प्रेगनेंसीज जो हैं वो ही फुल टर्म डिलीवरी तक पहुंचती हैं। 30% हमेशा जेनेटिकली एबनॉर्मल होती हैं और प्रेगनेंसी लॉस ही होता है उनका, वो अबॉर्शन में ही कन्वर्ट होती हैं। और इनमें से 20% प्रेगनेंसीज का तो पेशेंट को पता लगने के पहले ही अबॉर्शन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पीरियड ऊपर ही नहीं चढ़ते, पीरियड ही आ जाते हैं अगर वो जेनेटिकली डिफेक्टेड। तो 30% जो जीन जो सेपरेशन होता है उसमें 30% टाइम्स में वो डिलीशंस आ ही जाते हैं। अभी अगर बात करें 2025 की, अभी के टाइम देखें तो इनफर्टिलिटी के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इनके मेन रीज़न क्या है? क्या फैक्टर होता है इनफर्टिलिटी के ज़्यादा रीजन बढ़ने के कारण?
इनफर्टिलिटी का रीज़न एक मैं बहुत बड़ा कहूँगी स्ट्रेस फैक्टर, जो कि अभी बहुत ज़्यादा है। आजकल सभी को पहले अपना करियर सेटल करना है, उसकी दौड़ में सब दौड़ते चले जा रहे हैं। लोग अपनी फर्टिलिटी विंडो के बारे में अवेयर नहीं हैं कि 25 टू 35 इज़ द बेस्ट चांस। अगर आपको 2 बच्चे करने हैं तो एक बच्चा 30 के पहले और दूसरा 35 के पहले हो ही जाना चाहिए। आजकल लेट मैरिज हो रही है, मतलब 28-30 के बाद तो लोग शादी करते हैं। उसके बाद वो प्रेगनेंसी के बारे में सोचते हैं, उसमें भी पहले उन्हें करियर सेटल करना होता है। उस स्ट्रेस के अंदर उनकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो चुकी है, उनका खान पान सही नहीं है। ये सभी चीज़ें फाइनली आपकी फर्टिलिटी को ही अफेक्ट करती हैं। जैसे आपने लाइफस्टाइल की बात की, एक नॉर्मल कपल में अगर एक बंदा ड्रिंकिंग स्मोकिंग ये ज़्यादा करता है तो ये भी इनफर्टिलिटी का रीज़न हो सकता है। स्मोकिंग और अल्कोहल का काफ़ी इम्पैक्ट होता है। इवन फीमेल और मेल दोनों के फर्टिलिटी इंडाइसेस पे इनकी फिकंडिटी रिड्यूस होती है। जेनेटिकली एबनॉर्मल बेबीज़ होने के चांसेस होते हैं। अगर मेल में बात करें तो स्पर्म की नंबर यानी कि क्वांटिटी और उसकी मोटिलिटी दोनों को ही स्मोकिंग अल्कोहल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और फीमेल्स में भी ओवेरियन रिजर्व कम करता है, उनकी क्वालिटी को रिड्यूस करता है, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। लेकिन कितना स्मोकिंग तो पूरी, इवन एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप पैसिव स्मोकर हो, मतलब आप करते नहीं हो लेकिन आप स्मोकिंग जोन में रहते हो, आप उस वो स्मोक आपके, आप अगर पैसिव स्मोकर हो तो भी वो इक्वली मतलब आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है, स्मोकिंग और अल्कोहल। ओके। ये वीडियो देखने के बाद या कोई स्मोकिंग या ड्रिंकिंग छोड़ना चाहता है, फिर वो अपनी स्पर्म की क्वालिटी या एग्स की क्वालिटी मेल या फीमेल अपना चेक करवाना चाहता है तो कैसे करवा सकता है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज ये सभी को करवाना चाहिए। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट अभी इंडिया में है नहीं, पर ये होना चाहिए। और कोई भी अगर अपनी मैरिज को या प्रेगनेंसी को डिले करना चाहता है तो उसको अपना फर्टिलिटी चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। फीमेल्स में सिंपल जो बेसिक ओपीडी प्रोसीजर है, जैसे कि सोनोग्राफी, एक सिर्फ मात्र सोनोग्राफी से ये पता चल जाएगा कि बच्चेदानी की बनावट कैसी है, जो ओवरीज हैं वो हेल्दी हैं कि नहीं, उसमें कोई गांठ है क्या, या उसमें नंबर ऑफ एग्स, ओवेरियन रिजर्व, एंट्रल फॉलिकल काउंट, जो कि सिंपल सोनोग्राफी के थ्रू पता लगाया जा सकता है। एंट्रल फॉलिकल काउंट यानी कि बेसिक ओवरीज में फॉलिकल का नंबर कितना है। तो नॉर्मली ये जो नंबर है वो 10 से 12 होना चाहिए फॉर अ गुड फर्टिलिटी, गुड ओवेरियन रिजर्व। अगर ये इससे कम है, 6 या 7 से कम है, तो यानी कि आपका ओवेरियन रिजर्व बहुत ज़्यादा कम है और यू शुड प्लान अर्ली। तो जस्ट बेसिक एक सोनोग्राफी से लगभग 90% तक जो है ओवेरियन रिजर्व या फर्टिलिटी विंडो के बारे में पता लगाया जा सकता है। उसी तरह मेल्स में सिर्फ सीमन एनालिसिस, अगेन इट्स एन ओपीडी प्रोसीजर, जो सिर्फ एक 3 to 5 डेज़ के गैप पे, परहेज पे अगर सीमन का सैंपल दे दिया जाए तो उसको माइक्रोस्कोप में इजीली एग्जामिन करके बताया जा सकता है कि प्रेजेंटली स्पर्म्स का नंबर क्या है, उनकी मोटिलिटी क्या है, जिससे कि आप एक आइडिया लगा सकते हो कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है। इसके अलावा सोनोग्राफी के अलावा एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसको AMH कहते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो कि इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है आपके ओवेरियन रिजर्व से। नॉर्मली जो अगर हम इसे माने तो 2.5 से 3.5 तक इट इज़ नॉर्मल। इफ़ इट इज़ लेस देन 1 or it is more than 4.5, then in both cases it is abnormal. If it is more than 4.5, it is indirectly related with PCOD. If it is less than 1, then your ovarian reserve is very very low, then you should plan your pregnancy accordingly. निधि जी, जैसे आपने बताया कि फर्टिलिटी चेक करवा लिया और उनका AMH 1 से कम है और अपनी वो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है, तो क्या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है आगे अगर वो डिले भी करना चाहती है और AMH भी कम है उनका? अगर आप जाके टेस्ट करवाते हैं और आपको ये पता चलता है कि आपका AMH 1 से कम है, आपके पास ओवेरियन रिजर्व बहुत कम है, नंबर ऑफ़ फॉलिकल्स कम है, तो आप अब एग फ्रीजिंग का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि आप प्लान कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं, कुछ इंजेक्शंस लेके एग्स बनाने होते हैं और अंडर एनेस्थीसिया वो एग्स लेकर, जैसे बैंक में अपन मनी रख सकते हैं, उसी तरह से आप बैंक में एग को फ्रीजिंग करने का ऑप्शन अब अवेलेबल है। एग को फ्रीज़ कराकर आप उसे फ्यूचर में प्रेगनेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसका कि अब ये फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो चुकी है, जो कि फ्यूचर में एग की जो है क्वालिटी पे कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। मतलब अपने एग्स और स्पर्म को हम रिजर्व करवा सकते हैं? फ्रीज़ करवा के रख सकते हैं, फ्रीज। अच्छा। हाँ, और जब उसको यूज़ करना हो, उनकी कोई लिमिट एज होती है, मतलब कितने साल तक रख सकते हैं? नहीं, उसको आप ईयर्स तक रख सकते हैं। ओके। अगर डिले करना चाहे तो अपना
फ्रीज करवा फ्रीज़ दीजिए। करवा लो। या जैसे किसी में कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी है, आपको कोई कैंसर डिटेक्ट हो गया है मेल्स में, कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी का भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है कि वो ओवेरियन रिजर्व कम करता है, मेल्स में भी स्पर्म्स काउंट मोटिलिटी को कम करता है। तो कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी स्टार्ट करने के पहले भी अगर आप अपने एग्स या स्पर्म्स को फ्रीज़ करा सकते हैं और उसे सालों तक फ्रीज़ करा के रख सकते हैं, इफ़ यू वांट टू प्लान योर प्रेगनेंसी लेटर ऑन। मान लीजिए जैसे आपने बात की कैंसर की, कोई कपल के किसी के कैंसर है और वो अपना बेबी प्लान कर रहे हैं, तो क्या बेबी के भी कैंसर होने के चांसेस रहते हैं? जेनेटिकली जो कैंसर्स हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर की बात की जाए तो BRCA1 BRCA2 कुछ जीन्स हैं जो कि जेनेटिकली यस ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन सभी तरह के कैंसर ट्रांसमिट नहीं होते। जैसे सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है। तो किसी मदर के अंदर अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कोई वायरस गया है और उसकी वजह से उनमें सर्वाइकल कैंसर हुआ है तो वो बेबी को नहीं होगा। लेकिन अगर कोई जेनेटिक कैंसर है तो वो डेफिनेटली बच्चे में जा सकता है। ओके, ठीक है। अगर हम अभी की बात करें 2025 की, तो इनफर्टिलिटी के केस काफ़ी बढ़ रहे हैं। अगर कोई फीमेल के बच्चा नहीं हो रहा, तो उसका रीज़न क्या फीमेल है या मेल भी हो सकता है? क्योंकि देखिए मेल फीमेल को ज़्यादा माना जाता है। देखिए जैसे बच्चा लगने के लिए मेल और फीमेल इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम्म, क्योंकि जो फीमेल का एग होता है वो मेल के स्पर्म से मिलता है, तब जो है एम्ब्रियो बनता है, यानी हम्म, बच्चे का फॉर्मेशन होता है। तो 50% फीमेल रिस्पॉन्सिबल है तो 50% मेल भी रिस्पॉन्सिबल है। और आज जिस तरह के हमारी लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, जो ये हम कॉमन देख रहे हैं, उसमें मेल पैरामीटर ज़्यादा सामने को देखने के लिए मिलते हैं। मेल्स में स्पर्म काउंट मोटिलिटी आजकल ज़्यादातर केसेस में कम देखने को मिलती हैं। जहाँ आजकल आईटी सेक्टर इतना आगे बढ़ गया है, इतना ज़्यादा वाईफाई, लैपटॉप, फ़ोन का इस्तेमाल फ्रंट पॉकेट में रखने की वजह से रेडिएशन का एक्सपोजर, इवन थर्मल मतलब ज़्यादा गर्म जगहों पे काम करने की वजह से भी स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी पे काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हो जाता है। और ज़्यादातर आज अगर हम चेकअप करवाते हैं तो 70% केसेस में मैंने ये देखा है कि सीमन पैरामीटर्स ज़्यादा डिरेंज देखने को मिलते हैं। हाँ, काफ़ी चीज़ें ये भी नोटिस है कि जैसे मेल्स लैपटॉप पे ज़्यादा काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं, और गोद में रख के काम करना स्टार्ट कर दिया है कहीं पे भी। अगेन गोद में रख के लैपटॉप यूज़ करने से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफ़र होती हैं, जो टेम्परेचर जनरेट होता है, टेस्टिस बॉडी के बाहर ही इसलिए होती है क्योंकि वो लो टेम्परेचर, इवन बॉडी का जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए गुड नहीं होता, उसको लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लैपटॉप का जो टेम्परेचर होता है, उसके नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं जो कि स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को रिड्यूस करते हैं। क्या इसका ये भी रीज़न हो सकता है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, चाहे वॉशरूम हो, बेडरूम हो या किचन हो, एवरीवेयर पीपल आर यूजिंग। हर जगह मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे भी मतलब। मोबाइल अगर आप अपने से दूर रखकर यूज़ कर रहे हो तो इट्स फाइन, बट उसको फ्रंट पॉकेट में नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो वाइब्रेशंस पास होते हैं वो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। कीप इट अवे, बिकॉज आई नो कि फ़ोन का यूज़ जिस तरह आजकल फ़ोन का यूज़ बंद नहीं किया जा सकता, आपका पूरा लाइफ उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका पूरा काम उस पर डिपेंड करता है, पर उसको मिनिमम ज़रूर किया जा सकता है। निधि जी, अभी के टाइम देखें तो एक कॉमन चीज़ें देखने को मिलती है, मल्टीपल पार्टनर्स, जो हुकअप्स, ब्रेकअप्स, पैचअप, ये चलता रहता है। तो क्या मल्टीपल पार्टनर होना भी एक इनफर्टिलिटी का रीज़न हो सकता है? मल्टीपल पार्टनर होने से यू आर मोर एक्सपोज्ड फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, राइट। तो एक मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि HPV वायरस जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, जिसकी वजह से इवन सर्वाइकल कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो भी डिजीज़ है, जो वायरस है, जो इन्फेक्शन है, वो जो है PID, जिसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं, वो क्रिएट करता है, जिसे कि हम कॉमन टर्म में कहें कि बच्चेदानी पे सूजन आ जाती है, ट्यूब्स में सूजन आ जाती है, जो कि फ्यूचर में डेफिनेटली आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। तो मल्टीपल पार्टनर्स में जैसे आपने बताया कि वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है, तो इन चीज़ों को जैसे इन्फेक्शन या STD को अवॉइड करने का कोई तरीका है फिर? जी बिल्कुल, आपको हमेशा दिमाग में होना, मतलब अवेयरनेस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की, जो कि मुझे लगता है कि आजकल स्कूल से शुरू कर दिया गया है कि बच्चों को हर चीज़ के बारे में अवेयर, क्योंकि जिन चीज़ों को रोका नहीं जा सकता वहाँ पे अवेयरनेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप बैरियर मेथड्स जैसे कि कॉन्डम्स यूज़ करते हैं, तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो गर्भ निरोधक ही होता है जो कि प्रेगनेंसी होने से रोकता है। इसके अलावा बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज, इनफैक्ट HIV, HBS एंटीजन, इन सब के भी जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे काफ़ी हद तक
कॉन्डम यूज़ करने से बचा जा सकता है। उसके अलावा हाइजीन मेंटेनेंस, आप अपना मतलब प्रॉपर केयर अगर अपने पर्सनल ऑर्गन्स की करें, डॉक्टर से रेगुलर विजिट करें, अपना पैप स्मीयर करवाएं। पैप स्मीयर एक सिंपल ओपीडी टेस्ट होता है जिसमें बच्चादानी के मुंह से एक जो भी वाइट डिस्चार्ज और म्यूकस होता है उसकी स्लाइड प्रिपेयर की जाती है और किस तरह का इन्फेक्शन है उसको पता लगाया जाता है और उसका उसी वक्त ट्रीटमेंट ले लें, क्योर करवा लें, तो आप फ्यूचर में होने वाले बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। एंड पैप स्मीयर इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। इनफैक्ट लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी जो कि एक न्यूअर फॉर्म ऑफ पैप स्मीयर आ गया है, जिसमें कि कौन सा HPV वायरस का इन्फेक्शन है उसका जीनोटाइप तक डिटेक्ट किया जा सकता है और उसके अगेंस्ट एंटीवायरल थेरेपी आप ले सकते हैं। अगर कोई हाई रिस्क जीनोटाइप जैसे 16, 18, 21 HPV जो हैं वायरसेस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइकल कैंसर इन फ्यूचर, अगर आपको हाई रिस्क जीनोटाइप डिटेक्ट हुआ है तो आप एंटीवायरल थेरेपी लेते हैं, रेगुलर इंटरवल पर अपना पैप स्मीयर या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी कराते हैं, ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, तो फ्यूचर में होने वाली इनफर्टिलिटी और कैंसर की रिस्क को कई हद तक कम किया जा सकता है। और अब तो HPV के अगेंस्ट वैक्सीनेशन अवेलेबल है। आपको पता होगा कि अभी HPV 9 वायरसेस के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है जो कि 99.9% तक सर्वाइकल कैंसर के रिस्क को कम करता है अगर आप सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले इसको लगवा लें। अगर 14 साल की जो फीमेल होती है, लड़की होती है, 12 से 15 साल की उम्र में अगर HPV वैक्सीन लेती है तो मात्र 2 डोजेज लेने से इस इन्फेक्शन से और इससे होने वाले फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस को 99% तक कम किया जा सकता है। 15 से 25 साल तक की फीमेल भी इसको अगर लेती हैं तो उनको 3 डोजेज लेने पड़ते हैं, लेकिन उनमें भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। लेकिन इसको पहले लेने से ये ज़्यादा अच्छा काम करता है। एक बार वायरस का बॉडी में इन्फेक्शन हो गया तो फिर इसकी जो इफ़ेक्टिविटी है वो भी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। आपने अभी बात की वाइट डिस्चार्ज जो फीमेल्स में कॉमन देखा जाता है, तो एक वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है कि एक बीमारी है ये? देखिए, जैसे कि मुंह में थूक आना बंद नहीं हो सकता, आंखों से आंसू आना बंद नहीं हो सकते, कान में भी हमेशा म्यूकस की एक लेयर होती है विच इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर आवर बॉडी, राइट। उसी तरह से वजाइनल वॉल के अंदर कुछ सिक्रीटरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि कंटिन्यूसली एक डिस्चार्ज प्रोड्यूस करती हैं जो कि आपकी वजाइना की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाता है, जो कि बाहर से होने वाले, क्योंकि जितने भी ओपन ऑरिफिसेस हैं बॉडी में, जैसे नाक में भी म्यूकोइस की लेयर होती है जो कि धूल या इस तरह के कोई भी वायरस या इन्फेक्शन के कण को अंदर नहीं जाने देती, उसी तरह से वजाइना के अंदर जो सिक्रीशंस होते हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बनाते हैं और किसी भी तरह से इन्फेक्शन से लड़ने के लिए उसकी मदद करते हैं। तो दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। लेकिन अगर उसमें बदबू आने लग जाए, उस सफ़ेद पानी के अंदर खुजली आने लग जाए और वो इतना ज़्यादा होने लग जाए कि उसके लिए आपको पैड्स यूज़ करना पड़ रहा है, तो उस केस में हम उसे एबनॉर्मल कहते हैं। ओके, तो फिर उसका क्या इलाज है? उसका ये है कि जो सफ़ेद पानी है उसका रीज़न क्या है। देयर कैन बी मल्टीपल इन्फेक्शंस, जो कि बहुत कॉमन जो है फंगल इन्फेक्शंस होते हैं फीमेल्स में, क्योंकि वेट एरिया होता है, टेम्परेचर हाई होता है, पसीने की वजह से फंगल इन्फेक्शन बड़ा कॉमन है। तो उसके लिए आप एंटी फंगल मेडिकेशंस लो, और अगर फंगल नहीं, मतलब जैसे यीस्ट इन्फेक्शन या कोई हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक अवेलेबल्स हैं आप वो लीजिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन वाइट डिस्चार्ज आना बंद नहीं होगा, क्योंकि ये तो बॉडी का पार्ट है। अगर वो म्यूकस की लेयर नहीं होगी तो ड्राइनेस की वजह से एक इरिटेशन होगा, जो कि आपने देखा होगा कि पोस्ट मीनोपॉज जब पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं और ये ग्लैंड्स एक्टिव नहीं होती और वाइट डिस्चार्ज बंद होता है, तो एक अलग ही इरिटेशन, ड्राइनेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो होती हैं। तो नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। इससे पहले हमने जो इनफर्टिलिटी की बात की, फीमेल्स अपनी प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए पिल्स का यूज़ करती है, तो वो भी इनफर्टिलिटी का रीज़न हो सकती है? पिल्स कभी भी इनफर्टिलिटी का रीज़न नहीं होती है। ज़्यादा अगर यूज़ हो तो? ज़्यादा यूज़ करने से भी पिल्स की वजह से कभी कोई इनफर्टिलिटी नहीं होगी। पिल्स जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होती हैं, जो कि नॉर्मली ये हार्मोन्स आपकी बॉडी में बन रहे होते हैं, एवरी मंथ ये बन रहे होते हैं। तो जितना हमारी बॉडी में बनता है उसका बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर वो पिल्स के अंदर होता है, और वो उसका कंज्यूम करने से किसी भी तरह का कोई फ्यूचर में फर्टिलिटी के इश्यूज नहीं क्रिएट होते हैं। ये एक गलत धारणा है, एक मिथ है। मिथ है, यस। ओके निधि जी, हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के कुछ वीक बाद या कुछ महीनों बाद मिसकैरेज हो जाता है, तो इसके मेन रीज़न क्या हो सकते हैं? मिसकैरेज यानी कि अगर हम अबॉर्शन देखें तो अगर हम उसको कोरिलेट करें, हम एक पौधे से उसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं।
जब हम खेती करते हैं तो अगर एक पौधा हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं ग्रो कर पाया, तो आप उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल मानोगे? हो सकता है आपने बीज अच्छी क्वालिटी का ना हो सकता है जिस मिट्टी में आपने लगाया है वो उपजाऊ ना हो सकता है आप अच्छा खाद डालना भूल गए हों, हो सकता है कि पौधे को धूप की ज़रूरत है, आपने उसमें धूप नहीं दी, उसको पानी की ज़रूरत थी, आपने पानी नहीं दिया। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कि एक प्लांट ग्रो ना करे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और हर फैक्टर इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज लाए हैं लेकिन अगर मिट्टी अच्छी नहीं है तो क्या वो ग्रो करेगा? नहीं करेगा। उसको पानी की ज़रूरत थी, आपने अच्छी मिट्टी थी, अच्छा बीज था, अच्छी खाद डाल दिया, लेकिन आपने उसको पानी ही नहीं दिया, तो क्या वो ग्रो करेगा? उसी तरह से अगर एक अबॉर्शन होता है तो उसके लिए कोई एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि हमें 1 to 10 असेस करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्मल प्रेगनेंसी की प्रोसेस को समझें तो 14th डे पे एक एग रप्चर होता है, वो महिला की ट्यूब में आकर बैठ जाता है। जब पति पत्नी साथ में रहते हैं तो पानी बाहर छूट जाता है, उसमें से 90% शुक्राणु वहीं पे मर जाते हैं। 10% शुक्राणु जिनकी गतिशीलता बहुत अच्छी होती है वो सारा रास्ता तय करके सर्विक्स यूट्रस क्रॉस करके ट्यूब तक पहुंचते हैं। ट्यूब में अंडा और शुक्राणु मिलके बच्चा बनाते हैं, वो ट्यूब के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिया जाता है यूट्रस के अंदर। फिर वो जो बच्चा होता है उसका काम होता है बच्चादानी से वो चिपके, इम्प्लांटेशन जिसको हम कहते हैं। फिर माँ का खून उसको ग्रोथ फैक्टर सप्लाई करता है, उसको ग्रोथ मिलती है और हमें एक सोनोग्राफी में बच्चा दिखाई देता है। लेकिन अगर किसी भी कारण से एग की क्वालिटी पुअर है या कोई वो एग में जो है एम्ब्रियो बनने की कैपेसिटी कम है, या स्पर्म्स जेनेटिकली एबनॉर्मल है, या ट्यूब ब्लॉक है, अगर ये सब नॉर्मल है, एम्ब्रियो बन गया है, तो बच्चादानी में किसी तरह का डिफेक्ट है, जैसे कि कंजेनाइटल डिफेक्ट मैंने आपको बताया था, मुलेरियन डक्ट एनोमलीज, यानी उसमें कोई सेप्टम है या कोई पर्दा है या झिल्ली है, या उसके कहीं अंदर कोई गांठ है जो कि बच्चादानी की कैविटी के अंदर आ रही है, या कोई छोटा पॉलिप है जो कि पहले से कैविटी के अंदर है, तो जो बच्चा वहाँ पे पहुँचा उसको इम्प्लांट नहीं होने दे रहा है, उस वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं लगेगी। प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो गई लेकिन प्रॉपर ग्रोथ फैक्टर्स नहीं मिले, मदर को थायराइड है, डायबिटीज़ है, या उसको एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है, जिसमें कि एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसमें कि मदर किसी भी फॉरेन बॉडी के लिए वो बेबी को एज अ फॉरेन बॉडी ट्रीट करती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है और अंदर उसको ग्रो नहीं करने देती। तो ऐसा कोई एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है। तो इस तरह के अगर ब्लड में कुछ डिफेक्टिव हैं तो वो बच्चे को ग्रोथ फैक्टर्स नहीं देंगे और बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें असेस करना पड़ता है अगर एक प्रेगनेंसी लॉस होती है तो। अगर कोई फीमेल नेचुरली प्रेग्नेंट होना चाहती है तो मेंटल और फिजिकल में क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, नेचुरली प्रेगनेंसी लगने के लिए मैंने बताया कि जो हर चीज़ है मतलब उसका स्ट्रेस का बड़ा रोल है। स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिज़िकल हो, किसी भी तरह का स्ट्रेस, तो चाहे जॉब का हो, तो स्ट्रेस को रिड्यूस, आप अपनी जॉब तो नहीं छोड़ सकते, घर के आसपास के एटमॉस्फेयर को तो वो नहीं कर सकते, पर स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। 1 घंटे का किसी भी तरह का व्यायाम, चाहे वो योगा हो, चाहे कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी जो आपको खुशी देती है, जैसे बैडमिंटन खेलना है या स्विमिंग करना है, वॉट एवर यू लाइक, कोई 1 घंटे की ऐसी फिज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट करें जो कि आपको मेंटल और फिज़िकल दोनों तरह का बूस्ट दे। मेडिटेशन की फॉर्म में फिज़िकली आप एक्टिव रहते हो तो आपके हार्मोन्स बेटर प्ले करते हैं, आपका ओव्यूलेशन बेटर हो पाता है। साइकिल आप अगर खुद देखेंगे कि अगर आपका साइकिल 35-40 दिन का है तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने से वो अपने आप 28-30 डेज़ का सेट हो जाता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन योर डेली रूटीन टू रिड्यूस योर स्ट्रेस फैक्टर। अ गुड स्लीप 6 to 8 आवर्स की एक अच्छी नींद भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि फिज़िकल एक्टिविटी। अच्छी नींद लेने से भी आपका जो बॉडी के मेलाटोनिन सिक्रीशंस है वो बेहतर होते हैं और नेचुरल कंसीव करने में हेल्प मिलती है। ओके, तो मेन रोल प्ले करता है इन्वायरमेंट और स्ट्रेस फ्री। अगर वो स्ट्रेस से गुजर रही है और इन्वायरमेंट बाहर का और उसका मूड स्ट्रेस मतलब वो भी ख़राब है, तो बच्चे पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है? इन सब चीज़ों के रहते प्रेगनेंसी लगना डिफ़िकल्ट होता है पहला तो, और इन सब के रहते प्रेगनेंसी डिफ़िकल्ट होता है, लग जाए तो अबॉर्शन की रिस्क भी हाई हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव मैंने आपको बताया कि सब कुछ प्रेगनेंसी लग भी गई पर अब उसे ग्रोथ फैक्टर तो माँ के ब्लड से ही मिलने वाले होते हैं, तो उसको प्रॉपर जो केयर जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो नहीं मिल पाते और इस तरह की प्रेगनेंसीज अबॉर्शन में लैंड अप कर जाती हैं।
अगर अबॉर्शन भी नहीं होता तो आगे मैंने बताया कि माँ का खून ही बच्चे को ग्रोथ फैक्टर्स देता है उसको ग्रोथ करने का। तो बहुत सारे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि आपने सुना हो ऑलिगोहाइड्रामनियोस, यानी बच्चे के चारों तरफ का पानी कम होना शुरू हो जाता है। आईयूजीआर, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है। 8वें महीने का बच्चा जिसका वज़न जो है 2.5 किलो होना चाहिए, वो पता चला सिर्फ 1.5 किलो का है। मदर में बीपी, शुगर जैसी प्रॉब्लम्स शुरू होने लग जाती हैं ड्यू टू स्ट्रेस। तो ये सारे चीज़ें हैं, अगर इनको टाइमली डिटेक्ट नहीं कर पाए, अगर आपको टाइमली नहीं पता चल पाया कि बच्चे को ग्रोथ फैक्टर्स नहीं मिल पा रहे हैं, उसका वेट कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है, तो कई बार पेट में ही बच्चा ख़त्म होने जैसे कॉम्प्लिकेशंस भी सामने आते हैं। अगर बात करें जैसे प्रेगनेंसी होने के टाइम या प्रेग्नेंट होने के बाद फीमेल का डाइट प्लान कैसा होना चाहिए? प्रेगनेंसी होने, एक फोलिक एसिड बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन होता है जो कि प्रेगनेंसी प्लान करने के 4 महीने पहले से कंज्यूम करना शुरू कर देना चाहिए। वेजिटेरियन फूड की बात करें तो हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर फोलिक एसिड बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, जो कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और अबॉर्शन की रिस्क को कई हद तक कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में मेरी पेशेंट्स को, महिलाओं को यही एडवाइस होती है कि इतना ज़्यादा नौजिया वॉमिटिंग हो रहा होता है कि आप जो खाना चाहो खाओ, आप प्रेग्नेंट हो, बीमार नहीं हो, लेकिन अपने शुगर लेवल अच्छे मेंटेन करो और फोलिक एसिड ज़रूर लो। उस वक्त दूध पीना, प्रोटीन लेना, फ्रूट्स खाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उस वक्त सिर्फ फोलिक एसिड का कंजप्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अपना जो है शुगर लेवल मेंटेन करना, वीकनेस को कम करने के लिए कुछ चीज़ों को लेना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी बीच के 3 महीने, तब नौजिया वॉमिटिंग काफ़ी हद तक कम होने लग जाता है, और अब फीमेल की बॉडी में हीमोडायनेमिक चेंजेस आने लग जाते हैं, जैसे कि उनका खून पतला होना शुरू हो जाता है, खून का लेवल हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाता है। तो उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आयरन कैल्शियम रिच डाइट विद हाई प्रोटीन डाइट एंड हाई फाइबर रिच डाइट कंज्यूम करना शुरू करें। हाई फाइबर में जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो गए, अंकुरित मूंग मोट का सलाद हो गया। प्रोटीन में पनीर है, अंडा है, इनमें काफ़ी हाई प्रोटीन देखने को मिलता है। आयरन के लिए आप पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, सेब फल, अनार, चुकंदर, ये सारी चीज़ें लीजिए। और कैल्शियम दूध से बहुत अच्छा मिलता है। इसके अलावा विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कैल्शियम आप खाते हो उसको बोन्स तक ले जाने का काम, बच्चे की और मदर की ले जाने का काम विटामिन डी करता है, जो कि सिर्फ धूप से मिलता है। तो अगर आप 9 से 11 की धूप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, तो अगर आप ये पूरा डाइट चार्ट अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आपको किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं होती। और इस टाइम पे किस टाइप के काम कर सकते हैं हेवी लोड वाले, या किस टाइप के काम नहीं कर सकते, ये भी है। क्योंकि हमने गाँव में देखा है कि डिलीवरी के बाद कुछ दिनों में ही वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं करना। तो कितना केयर करना चाहिए अपनी बॉडी का, मतलब? सबसे पहले ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप बीमार नहीं हो, तो किसी भी तरह के काम को नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वैसे ही अपना रूटीन फॉलो कर सकते हो जैसे आप पहले कर रहे थे, अनटिल अनलेस कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। जैसे अगर आपके मल्टीपल टाइम्स अबॉर्शंस हैं, या पहले से डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, आपको कुछ मेडिकल डिसऑर्डर हैं, उन केसेस में उनसे रिलेटेड आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत होती है। आप पहले से आपके पैरों में सूजन आती है, और आप बैंकर हो, आप लॉन्ग सिटिंग आवर्स में जॉब है आपकी, तो पैरों लटके रहने की वजह से उसमें सूजन आने के चांसेस, तो उन सब चीज़ों में आपको प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है कि अगर आप बैंकर हो, आपके पैरों में सूजन के रहता है, तो पैरों को स्टूल्स के ऊपर रख के बैठो, काम मत छोड़ो, पर कुछ कुछ प्रिकॉशंस लेना शुरू करो। अदरवाइज़ अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, आप नॉर्मल नेचुरल कंसेप्शन है, प्रीवियस आपकी कोई अबॉर्शन की हिस्ट्री नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक अपना नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी फॉलो कर सकते हो। बट ये वीडियो जॉब वालों के लिए हो गया, जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए हो गया। बट हम बात कर रहे हैं गाँव की, जहाँ पे वो अपने खेतों से चारा लेके आते हैं, या पानी की बाल्टी लेके आते हैं, या कुछ भी मतलब हेवी सामान लेके आते हैं, तो वो चीज़ें करना सही है? इफ़ यू आर यूज टू विद, आपकी बॉडी उसके लिए ऑलरेडी अडेप्टेड है, तो आप अपना रूटीन वर्क फॉलो करो अनटिल अनलेस आपकी कोई अबॉर्शन की हिस्ट्री नहीं है, आपकी बच्चानी पहले से कमज़ोर नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप अपना रूटीन वर्क कर सकते हो, जो कि लोग करते हैं। डिलीवरी के बाद में भी वैसे ही नॉर्मल कितने दिन बाद में काम करना चालू कर सकते हैं? डिलीवरी के बाद में ये है कि आपकी बॉडी में आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी लो हो जाती है, क्योंकि हीमोडायनेमिक चेंजेस होने लग जाते हैं, प्लस आपकी बच्चेदानी भी थोड़ी कमज़ोर होती है। तो 1.5 महीने का एक ऐसा पीरियड होता है जब आपको थोड़ी सी केयर की, आपको कुछ एक्सरसाइज की, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। 1.5 महीने के बाद आप अपना रूटीन वर्क फॉलो कर सकते हो। ओके।
बहुत ज़्यादा वो हैवी ना हो कि आप 10 किलो का वज़न उठा रहे हो, 10 वो मतलब घड़े उठा रहे हो सर हाँ। के ऊपर, वो सारा नहीं कि आपका बैलेंस बिगड़ जाए, आप गिर जाओ, आपके पेट पे प्रेशर आ जाए और वो अबॉर्शन की रिस्क को क्रिएट करे। जितना आपकी कैपेसिटी है उतना आप काम कर सकते हो। एक नॉर्मली हम देखते हैं तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से काफ़ी गुजरती है फीमेल्स। बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होता। ये होता क्या है, मुझे थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे इससे? पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी कि डिलीवरी के बाद होने वाले जो मूड लो होने वाली बीमारी है, हम उसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कह सकते हैं। और ये इतनी ज़्यादा कॉमन है कि अब इस डिसऑर्डर का नाम भी हो गया है पोस्टपार्टम ब्लूज़। क्योंकि आजकल इतना कॉमन है कि फीमेल्स एक्टिव हैं, घूम फिर रही हैं, वो अपने करियर में ओरिएंटेड हैं, जॉब कर रही हैं, और अचानक से डिलीवरी होने के बाद उनकी बॉडी की क्षमता कम हो जाती है, उनकी वर्क कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, उन्हें रेस्ट करना पड़ता है। और फुल टाइम बेबी मदर बनना इज़ अ फुल टाइम, आपको डेडिकेटेडली अपने बेबी के लिए करना होता है। तो अगर वो फुल टाइम डेडिकेटेडली बच्चे के लिए करने लग जाती हैं तो वो डिप्रेशन में जाना बड़ा कॉमन है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी एकदम एक छोर से दूसरी तरफ चली गई है। तो उससे वो एडजस्ट नहीं कर पाते, कंटिन्यूसली रात भर जगना, दिन भर जाना। अगर उस चीज़ में पूरी फैमिली सपोर्ट करे, अगर बच्चे के पालन पोषण के अंदर उसके दादा दादी, नाना नानी, हस्बैंड इक्वली अगर महिला का साथ दे, तो इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक डील किया जा सकता है और सॉल्व भी किया जा सकता है। क्योंकि एक जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, उसको एवरी 2 आवर्स में फीड की ज़रूरत होती है, उनको उनकी मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प और केयर की ज़रूरत होती है। वो एक अकेले पर्सन के लिए फुल टाइम 24 घंटे करते रहना बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो ये इसमें अगर पूरी फैमिली साथ दे, स्पेशली हस्बैंड, कई फीमेल्स को जो कि जॉब कर रही हैं उनको लगता है कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी करने के बाद मेरी ही ज़िंदगी चेंज हो गई है, माय हस्बैंड इज़, तो इसमें तो आजकल आईटी कंपनी भी बड़ी हेल्प करने लगी है, आजकल पैटर्निटी लीव भी मिलने लग गई है, हस्बैंड को भी लीव दी जाती है कि वो भी उसमें इक्वल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें। तो ये अगर दोनों मिल के करते हैं, हस्बैंड मिल के करता है, साथ में बच्चे की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता है, तो उसमें हम पोस्टपार्टम ब्लूज़ को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। निधि जी, नॉर्मल अगर हम देखें और पोस्टपार्टम डिप्रेशन का नाम अगर हम हमारे दादा या मम्मी के उनको बताएं तो उनका रिप्लाई ये आता है कि ऐसा हमारे तो होता नहीं था, हमने क्या बच्चे पैदा नहीं किए क्या। तो ये चीज़ें जब ये नाम सामने आते हैं तो इन पे ज़्यादा हाईलाइट चला जाता है या ज़्यादा ध्यान जाता है, और उसकी वजह से क्या डिप्रेशन में आने के रीज़न हो जाते हैं। क्योंकि पहले के टाइम में तो नॉर्मली इन चीज़ों का पता भी नहीं होता था, बच्चे कब बड़े हो गए ये भी पता नहीं रहता था। और अभी के टाइम देखें तो बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको एग्ज़ाम को लेके इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? मतलब पहले से अब में सिनेरियो बहुत अलग है। हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। हर चीज़ जो अच्छी होती है उससे कुछ ना कुछ छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। जिस तरह से आजकल ये है कि फीमेल्स जेंट्स के मतलब मेल्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, तो वो भी इक्वली एम्बिशियस हैं, इक्वली करियर ओरिएंटेड हैं, और इन सब अपनी जॉब को परस्यू करने के लिए दोनों को बाहर रहना होता है, फैमिली से अलग रहना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैमिली होना अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो कि पोस्टपार्टम ब्लूज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ में फीमेल्स, अब उनका काम सिर्फ घर चलाना या बच्चे पालना नहीं हो गया है, अब वो करियर ओरिएंटेड है, एम्बिशियस है, और कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी और डिलीवरी के कारण उनकी जो जॉब या करियर में ब्रेक लगता है, उससे एक्सेप्टेंस आने में एक डिफ़िकल्टी हो रही है। उनको ऐसा लगता है कि मेरा ही काम क्यों छूट रहा है, मैं ही पीछे क्यों रह रही हूँ, मेल तो सब परस्यू कर पा रहा है, अपनी जॉब में आगे बढ़ रहा है, मेरे को ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेनी है। इसके कारण ऐसा नहीं है, इसके कारण डिप्रेशन के परसेंटेज बढ़ गए हैं। न्यूक्लियर फैमिली में मदर फादर दोनों बिजी हैं, बच्चे को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए बच्चों में भी डिप्रेशन आ गया है। साथ ही आजकल पीयर प्रेशर, माँ बाप भी चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा पढ़े, डॉक्टर इंजीनियर बने, कुछ अच्छा करे, क्लास में फर्स्ट रैंक लाए। वो प्रेशर, पहले ये ऐसा प्रेशर बच्चों में नहीं था, 12th पढ़ लिया बहुत है, घर का बिजनेस कर लो, ये कर लो। पर अब जो है सिनेरियो कम्प्लीटली चेंज हो गया है, इसलिए डेवलपमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ रहे हैं। ओके, इसको अगर हम कम करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन कि हमें वापस से पुराने कॉन्सेप्ट पे जाना होगा, जहाँ पे जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे बच्चे दादा दादी के साथ रहते थे, नाना नानी के साथ रहते थे, उनको एक अच्छी केयर मिल पाती थी, जिससे मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर हो जाती है और बच्चों को भी
लविंग केयरिंग एटमॉस्फेयर मिलता है। तो इन चीज़ों से बाहर निकलने का फिर एक ही रामबाण इलाज है, योगा करें, मेडिटेशन करें, जिससे ये चीज़ें कम की जा सकती है। ठीक है, हम हमारी वापस टॉपिक पे आते हैं, प्रेगनेंसी के। अगर कोई फीमेल नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो उसके पास मेडिकली क्या क्या ऑप्शन है? देखिए, अगर नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो हमें ऑप्शन चूज़ करने के पहले कॉज पता करना पड़ेगा कि क्या कारण है जिसके कारण नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रही हैं। जैसा कि पहले मैंने मेंशन किया कि 50-50% मेल और फीमेल इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो फैक्टर क्या है जिसके कारण नेचुरल कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है आजकल पीसीओडी। लगभग 60% फीमेल्स जो हैं उनमें पीसीओडी, मतलब ओवेरियन फैक्टर्स की बात करें तो पीसीओडी बड़ा कॉमन है। पीसीओडी में क्या होता है, अंडा बनता बिगड़ता नहीं है हर महीने। जैसा कि प्रेगनेंसी लगने के लिए माँ का अंडा और पति का शुक्राणु चाहिए होता है, तो अगर अंडा बनेगा नहीं तो प्रेगनेंसी लगेगी कैसे। तो इसमें सिंपल आप कुछ ओव्यूलेशन इंडक्शन यानी अंडा बनने की कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करके, मतलब आपका वो अंडा बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो ट्रेस किया जाता है। और अगर अंडा बन के जो फूटता है वो फीमेल्स की बॉडी में सिर्फ 24 आवर्स के लिए अलाइव रहता है। उस 24 आवर्स में अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप रखें तो प्रेगनेंसी लगने के चांसेस बेस्ट होते हैं। तो वो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के थ्रू ये आपको बताया जाता है कि वो कौन से 24 आवर्स हैं जिसमें कि आप अगर साथ में रहेंगे तो प्रेगनेंसी लगने के चांस होंगे और आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं। अगर ओवेरियन फैक्टर्स में पीसीओडी के अलावा दूसरा मेन कॉज है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस खून से भरी हुई गठानें होती हैं जो कि ओवरीज के अंदर होती हैं, जो कि एग की क्वालिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं और ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। धीरे धीरे वो यूट्रस, ट्यूब्स, ब्लैडर सबको इन्वॉल्व करना शुरू कर देती है। तो अगर वो है तो उसका एकमात्र इलाज है अगेन ओव्यूलेशन इंडक्शन करके आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। अगर ट्यूबल फैक्टर्स हैं, आपकी ट्यूब ही ब्लॉक है, तो उसको ओपन करने का कुछ खास तरीका नहीं होता। उस केस में आपको आईवीएफ के लिए ही जाना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या पैथोलॉजी है, क्या डिजीज़ है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हो। नाउ वी हैव लो टू हाई एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल इन इंडिया। अगर सिंपल ओव्यूलेशन इंडक्शन से लेकर आईवीएफ, एग फ्रीजिंग, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, हर तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपका ओवेरियन रिजर्व बहुत कम है, आपके खुद के अंडे बनना बंद हो चुके हैं, तो आपके पास एग डोनर, स्पर्म डोनर के ऑप्शन भी हैं। इसके अलावा ओवेरियन रीजुविनेशन, आपके अंडे बन तो रहे हैं पर बहुत कम हैं, आपका ओवेरियन, आप यंग है लेकिन आपका ओवेरियन रिजर्व बहुत कम है, तो आजकल पीआरपी जैसी टेक्नोलॉजी, ओवेरियन रीजुविनेशन स्टार्ट हो गया है, जिसमें कुछ पीआरपी जो होता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, उसको ओवरीज के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है जिससे कि आपकी एग बनने की कैपेसिटी को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। तो देयर इज़ मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल नाउ डेज। ओके, तो इन सभी मल्टीपल ऑप्शन में अगर हम बात करें, कोई बेस्ट प्रोसेस कौन सा होगा, यानी बेस्ट चॉइस कौन सी हो सकती है? अगेन बेस्ट चॉइस डिपेंड्स ऑन दी पैथोलॉजी, आपका रीज़न क्या है, कारण क्या है। अगर हम मेल्स की बात करें, स्पर्म्स की काउंट मोटिलिटी, तो नॉर्मल नेचुरल कंसेप्शन के लिए 15 मिलियन के ऊपर काउंट होना चाहिए और कम से कम 35 to 40% के ऊपर मोटिलिटी होनी चाहिए। अगर आपकी काउंट जो है मेल्स में काउंट रिड्यूस हो गई है, 15 से कम हो गई है, लेकिन अभी भी वो 5 से 15 मिलियन के बीच में है, मोटिलिटी 35-50% से रिड्यूस होकर 10 to 20% रह गई है, तो नेचुरल कंसीव करना मुश्किल है। बट यू कैन चूज़ आईयूआई। आईवीएफ के पहले वाली प्रोसीजर है, मतलब आईवीएफ जैसा नहीं है, इसको हम इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं, जिसमें हस्बैंड के सीमन को वॉश किया जाता है वॉशिंग मीडिया से, जो अच्छी क्वालिटी के मोटाइल स्पर्म्स रहते हैं। जब ओव्यूलेशन होता है वो 24 घंटे के अंदर अंदर एक सिरिंज के माध्यम से बच्चादानी में डाल दिया जाता है, जिससे कि प्रेगनेंसी लगने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर यही काउंट 5 मिलियन से भी नीचे जा चुकी है तो उस केस में आईयूआई विल नॉट वर्क, then you have to go for IVF or ICSI. You have to choose this option. ओके, ये आईवीएफ क्या है, अगर इसको डिटेल में अगर समझें, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है आईवीएफ क्या होता है, क्या प्रोसेस रहती है, कितना इजी है? आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है हम उसको बोलते हैं इन वीवो, बॉडी के अंदर, और इन विट्रो यानी बॉडी के बाहर, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब कि एग को स्पर्म से मिलने की जो प्रोसीजर होती है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी बॉडी के बाहर होने वाले एग और स्पर्म्स की जो मीटिंग होती है उसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये बड़ा आसान है, सिंपल ओपीडी प्रोसीजर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आईवीएफ प्लान करने के लिए आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी या आपको अपने करियर से ब्रेक लेना पड़ेगा या ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी।
आप डेली डेली विजिट करके इसको कर सकते हैं। इसमें महिला को पीरियड के सेकंड थर्ड डे बुलाया जाता है, उनका ओवेरियन रिजर्व असेस करके कुछ इंजेक्शंस उनको स्टार्ट किए जाते हैं। वो इंजेक्शन ऐसा भी नहीं है कि डीप आईएम लगते हैं, स्किन पे लगते हैं, जिसमें महिला खुद अपने इंजेक्शन को खुद भी ले सकती है। 10 से 12 दिन आपको वो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, 2 से 3 होता है उनका नंबर। 12वें-13वें दिन जब आपका अंडा पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, तब बेहोश करके 3 से 4 घंटे के लिए उसमें आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। अंडर जनरल एनेस्थीसिया एक नीडल के माध्यम से एग्स को बाहर पेट्री डिशेस में निकाल लिया जाता है। वहीं पे हस्बैंड का सीमन लेकर उस एग और स्पर्म्स को पेट्री डिशेस के अंदर ही मिलाकर एम्ब्रियोज क्रिएट किए जाते हैं। उस एम्ब्रियो की ग्रोथ को असेस करा जाता है, जब कि पहले दिन कितना डिवीजन है, सेकंड दिन जो अच्छी ग्रोइंग एम्ब्रियोज होते हैं उनको चेक कर लिया जाता है माइक्रोस्कोप में। और जो 3 से 5 दिन का एम्ब्रियो, कभी 3 दिन कभी 5 दिन डिपेंडिंग ऑन दी ग्रोथ, वो जो एम्ब्रियो है वापस एक सिरिंज के माध्यम से बच्चा आने के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करने के बाद आगे की जो प्रोसीजर है, एम्ब्रियो का बच्चादानी से चिपकना, उसको ग्रोथ फैक्टर्स मिलना, उसमें ग्रोथ होना, वो बॉडी के अंदर रूटीन जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसी तरह से हो रहा होता है। तो ये ओपीडी में इजीली किया जा सकता है। इसके लिए कोई छुट्टी, कोई ब्रेक, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। मतलब मीटिंग बाहर होती है और प्रोसेस बाद में नॉर्मल हो जाती है इजी में यस, इसको। एम्ब्रियोज बनाकर, हाँ, बॉडी के अंदर आगे की प्रोसीजर बॉडी के अंदर ही हो रही होती है। तो ये आईवीएफ को ही टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है या ये अलग प्रोसेस होती है? आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन साइंटिफिक टर्म हो गया। उसे लेमन में कहा जाए तो हम उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कह सकते हैं, कि टेस्ट ट्यूब यानी पेट्री डिशेस के अंदर बेबी तैयार करना। वही एग और स्पर्म्स को पेट्री डिशेस में लेकर दोनों को मीटिंग करा दी जाती है, वहाँ पे एम्ब्रियो बन जाता है। तो वो ये कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी प्रिपेयर करना। जो 3 से 5 दिन का एम्ब्रियो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है। अगर हम बात करें आईवीएफ की सक्सेस रेट की, तो सक्सेस रेट क्या है? क्या एक बार में ये चीज़ें हो जाती है या मल्टीपल बार भी करना पड़ सकता है? देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है तो एक आर्टिफिशियल टेक्निक। नेचुरल कंसेप्शन में ही ये कहा जाता है कि 6 से 8 या 1 साल का टाइम लगता है, तो ये तो आर्टिफिशियल है। इसकी सक्सेस रेट मैक्सिमम 35 to 50% ही होती है, आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं, क्योंकि बहुत अच्छा एम्ब्रियोज बने हैं। लेकिन जब उसे सिरिंज के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है, तो हो सकता है कि जब हमने उसे छोड़ा हो तो थोड़ा ऊपर हो, नीचे हो, या उस वक्त जो इम्प्लांटेशन विंडो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई हो। तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसके फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक पहले ही अटेम्प्ट में आपको सक्सेस मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता। एक साइकिल की सक्सेस रेट 35 to 50% ही होती है। 3 साइकिल के बाद सक्सेस रेट 70 to 80% होती है। आईवीएफ के लिए कोई स्पेसिफिक लिमिट है, एज लिमिट भी है, या कोई भी करवा सकता है कितनी भी लिमिट एज के बाद? पहले ज़रूर इंडिया में कोई लॉ नहीं था, एज लिमिट नहीं थी, बट रिसेंटली अगर कपल की एज, हस्बैंड की और वाइफ की एज 50 से बिलो होना इम्पॉर्टेंट है। उससे अबव की एज वाले आईवीएफ ऑप्ट नहीं कर सकते। ये नया क्यों? रूल आया अभी? ये नया रूल है, क्योंकि 50 की एज से अबव जो कपल होते हैं उनमें मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी के दौरान आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो अब एज़ पर द न्यू गवर्नमेंट लॉ बिलो 50 के कपल ही ऑप्ट कर सकते हैं आईवीएफ की प्रोसीजर को। ओके, आईवीएफ और सर्वोगेसी में क्या डिफरेंट है, क्या फ़र्क है इनमें? जैसा कि मैंने आपको समझाया कि आईवीएफ में महिला का अंडा बाहर लेकर और हस्बैंड के स्पर्म्स को लेकर पेट्री डिश के अंदर एम्ब्रियो बनाया जाता है, और फिर उसे सिरिंज के माध्यम से महिला के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद प्रेगनेंसी, 9 महीने की प्रेगनेंसी की जर्नी और डिलीवरी महिला के खुद की बॉडी के अंदर होती है। लेकिन सरोगेसी में वही जो एम्ब्रियो होता है वो सरोगेट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, एक दूसरी फीमेल के यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है वो एम्ब्रियो। और जो 9 महीने की प्रेगनेंसी की जर्नी और जो डिलीवरी की प्रोसीजर है वो भी किसी और की बॉडी के अंदर हो रही होती है। लेकिन एग्स महिला के होते हैं और हस्बैंड के ही स्पर्म्स होते हैं। हस्बैंड वाइफ के एग, फीमेल का स्पर्म उसके हस्बैंड का, और जो एम्ब्रियो है वो किसी थर्ड फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इंडिया में ये लीगल है, अभी करवा सकते हैं मतलब कोई भी? सरोगेसी इज़ लीगल इन केसेस वेयर महिला के कुछ ऐसे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं कि वो प्रेगनेंसी बेयर नहीं कर सकती, वो इतना ज़्यादा कोई हाइपरटेंसिव है या कोई ऐसे लीगल ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि उसकी किडनी फंक्शनिंग नहीं है, या उसका हार्ट की ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि वो 9 महीने के जो प्रेगनेंसी में होने वाले ह्यूमोडायनेमिक चेंजेस हैं वो उसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं, तब वो सरोगेसी का सहारा ले सकती है। या उसकी बच्चादानी, जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, मुलेरियन डक्ट एनोमलीज, यानी उसकी ओवरीज बनी है लेकिन उसकी बच्चादानी नहीं बनी। इस तरह की कोई एनोमली है, उसकी बच्चादानी नहीं बनी है, या बच्चादानी के अंदर बनने के बाद
मल्टीपल इन्फेक्शंस की वजह से उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं जो प्रेगनेंसी होल्ड ही नहीं कर सकती, उस केसेस में आप किसी दूसरी महिला के यूट्रस का सहारा ले सकते हैं। निधि जी, अगर कोई कपल प्रिपेयर नहीं है बेबी के लिए और कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, तो उसको आप क्या सलाह देंगे? क्या फ्यूचर में उसको फर्टिलिटी पे कोई इश्यू नहीं होगा अगर वो अबॉर्शन या कुछ करवाते हैं तो? ऐसे कई कपल्स आजकल हमारी ओपीडी में आते हैं कि भाई शादी हो चुकी है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, अभी क्या करें, अभी हमारे को मतलब पढ़ाई करनी है। तो मेरा उनको एक ही सलाह होती है कि अगर कोई बहुत मेजर रीज़न नहीं है, जैसे कि अगर आपकी कोई एग्ज़ाम्स नहीं है या अभी आप कोई ऐसी कोई ट्रेनिंग में नहीं जाते, जस्ट यू डू नॉट वांट एट दिस टाइम, देन आपको उसको अबॉर्ट नहीं कराना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से फर्टिलिटी और फिकंडिटी वक्त के साथ कम होती चली जा रही है और फ्यूचर में इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अगर ये प्रेगनेंसी है और आपके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं है इसको हटाने का, तो बिल्कुल भी अबॉर्शन के लिए नहीं जाना चाहिए। पर डेफिनेटली अगर आपके पास ऐसे कोई रीज़न है, आप कोई ट्रेनिंग में हैं और अभी आप इसे कंटिन्यू कर नहीं सकते या फाइनेंशियली आप अभी स्टेबल नहीं है, तो उस केस में अगर आप डॉक्टर की सलाह के साथ अबॉर्शन की प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, तो आपकी फ्यूचर फर्टिलिटी पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। पर इट शुड बी अंडर प्रॉपर फॉलो अप विद अ सर्टिफाइड डॉक्टर। अगर कोई फीमेल नेचुरली प्रेग्नेंट हो या आईवीएफ के थ्रू हो, तो मदर को क्या ध्यान रखना चाहिए? मदर को ये ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज़ जो उसकी जो एक्शन है वो मतलब रेसिप्रोकेट होंगी बेबी की हेल्थ पर। तो अपने खाने पीने और अपने स्ट्रेस फिज़िकल और मेंटल दोनों पर उसका ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे उसको स्ट्रेस फ्री रहना है, उसको एक अच्छी नींद लेनी है, रात की 6 घंटे और दोपहर की 2 घंटे, टोटल 8 से 10 घंटे की नींद भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेस फ्री मेडिटेशन करना, अपने खाने पीने, अपने वाटर इनटेक जैसे 3 से 5 लीटर पानी रोज़ लेना चाहिए, अपने शुगर लेवल्स मेंटेन करने चाहिए, लंबे लंबे टाइम के लिए फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, रेगुलर हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते पीते रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। निधि जी, आज की लाइफस्टाइल को देखें तो एक बच्चा प्लान करना चाहिए या 2 बच्चे प्लान करना चाहिए? क्योंकि अभी की लाइफस्टाइल जो बिजी कल्चर चल रहा है, नाइट लाइफ चल रही है, मतलब एक अलग ही लाइफस्टाइल का दौर है, तो उसमें सिंगल बच्चा ही प्लान करें या पहले की तरह 2-3 बच्चे प्लान करने चाहिए? आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए तो डेफिनेटली 2-3 बच्चे प्लान करने चाहिए, क्योंकि अगर मदर फादर दोनों ही अपने करियर और उसमें बिजी हैं, तो देयर शुड बी सम क्राइम पार्टनर फॉर दैट चाइल्ड, राइट? कि हमेशा उसके साथ में रहे, दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ सकें और दोनों एक दूसरे का साथ दे सकें। और मेरे हिसाब से कोविड के बाद ये काफ़ी पेरेंट्स ने रियलाइज़ किया है कि उनका बच्चा अकेले होने की वजह से उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप होना शुरू हो गए हैं। पेरेंट्स ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चे के लिए और उसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इस कारण से रुक जाता है। जहाँ 2 बच्चे होते हैं वो एक दूसरे को देखकर बहुत सारी चीज़ें खुद से समझने लगते हैं। उनका साइकोलॉजिकल और मेंटल डेवलपमेंट 2 बच्चों का बेहतर होता है सिंगल चाइल्ड के कंपैरिजन में। एक बच्चे के बाद अगर दूसरा बच्चा अगर वो प्लान कर रहे हैं, तो एक आइडियल एज क्या होनी चाहिए बिटवीन दोनों के बीच में? अगर हम मेंटल फिजिकल सभी हेल्थ बेस्ट चाहते हैं तो 2 to 5 ईयर का गैप इज़ अ गुड गैप बिटवीन 2 किड्स। 2 साल से 5 साल के बीच में कोई भी गैप अच्छा होता है। 2 साल तक मदर की बॉडी पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो पाती सेकंड प्रेगनेंसी को कंटिन्यू और कंसीव करने के हिसाब से, क्योंकि वो जो बॉडी में एक प्रेगनेंसी के बाद पूरा आयरन कैल्शियम सभी चीज़ों की डेफिशिएंसी जो वीकनेस आती है उसको रिकवर करने के लिए 2 ईयर का गैप 2 बच्चों के बीच में इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम यू कैन कीप 5 ईयर का गैप। उससे ज़्यादा बच्चों में वो बॉन्डिंग नहीं क्रिएट हो पाती ड्यू टू एज गैप। दिस इज़ द बेस्ट आई फील। हमारे इंडिया कल्चर में देखें तो जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारी खुशियाँ लेके आता है और साथ में बहुत सारे सवाल भी लेके आता है। तो हमारी ऑडियंस ने काफ़ी सवाल पूछे हैं जो हम रैपिड फायर राउंड में रखेंगे, तो इसका आंसर आपको 1 वर्ड या 1 लाइन में देना है। तो आप रेडी हैं? यस। सिर्फ औरत ही बांझपन के लिए जिम्मेदार होती है? नहीं, मेल और फीमेल इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। सिर्फ महिलाओं की फर्टिलिटी ही एज के साथ कम होती है? नहीं, महिलाओं की और पुरुषों की दोनों की ही फर्टिलिटी उम्र के साथ कम होती है, पर हाँ महिलाओं में उम्र के साथ फर्टिलिटी रिडक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। लंबे समय तक गर्भ निरोधक यूज करने से बांझपन बढ़ता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लंबे समय तक गर्भ निरोधक दवाइयों का इस्तेमाल करने से बांझपन नहीं बढ़ता, पर हाँ उम्र के साथ इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़रूर बढ़ जाते हैं। अगर हेल्थ अच्छी है तो क्या फर्टिलिटी ऑटोमेटिक हाई होती है?
अगर आप हेल्दी हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के सारे पैरामीटर्स अच्छा काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग योर फर्टिलिटी। क्या प्रेग्नेंट वीमेन को 2 लोगों का खाना खाना पड़ता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेग्नेंट फीमेल्स को हेल्दी डाइट लेना इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वांटिटी में खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती। नारियल पानी पीने से और केसर खाने से की वजह से बच्चा गोरा पैदा होता है? बच्चे के गोरेपन पे नारियल पानी और केसर का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। ज़रूर ये लेने से मदर की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है और प्रेगनेंसी में होने वाले कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस को कम किया जा सकता है। ओके। घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी होती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घी खाने से बच्चे का वेट अच्छा होता है, जिसके कारण से प्रेगनेंसी में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को कम किया जा सकता है। प्री मेच्योर डिलीवरी वाले बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं? दैट्स ट्रू। बच्चा जब पेट में होता है तो बातें सुन के रिएक्ट करता है? नहीं, बच्चा जब पेट में होता है तो आपके ग्लूकोज़ लेवल को ज़रूर रिएक्ट करता है। जब आप खुश होते हो या आप अच्छा खाते हो और आपका ग्लूकोज़ अच्छा होता है तो बच्चा रिएक्ट करता है। 8वें 9वें महीने में ट्रेवल कर सकते हैं, बट 7वें महीने में ट्रेवल नहीं करना चाहिए। अगर आपको लास्ट मोमेंट पे ट्रैवल करना है तो आप 8वें 9वें महीने की बजाय 7वां महीना चूज़ करें तो वो बेहतर होगा, क्योंकि 8वें 9वें महीने में ट्रैवलिंग के दौरान डिलीवरी के दर्द आने की संभावना ज़्यादा होती है। साथ ही अगर 7वें महीने तक आप जहाँ भी डिलीवर होना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे एक कोई डॉक्टर सुनिश्चित कर पाएंगे, उसे अपनी सारी हिस्ट्री अच्छे से समझा के अपनी डिलीवरी की प्रोसेस को आसान कर पाएंगे। निधि जी, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा है। काफ़ी डीप में हमने बातें की हैं। जो भी ऑडियंस देख रही है उनके लिए आपका कोई मैसेज? मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि यू शुड नो योर फर्टिलिटी विंडो। अपनी जो फर्टिलिटी विंडो है उसको पहचानिए कि 25 से 35 साल की उम्र जो होती है वो सबसे अच्छी होती है कंसीव करने के लिए, डिलीवर करने के लिए। अब हमेशा प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए हमेशा ज़रूर जाएं। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर आज ही अपनी सोनोग्राफी, AMH लेवल्स, सीमन एनालिसिस, जेंट्स को हमेशा सीमन एनालिसिस करके अपनी बेसिक फर्टिलिटी जो इंडाइसेस है उनको चेक करा लेना चाहिए कि हम कितना इसको डिले कर सकते हैं जिससे कि किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस ना हो। जो बॉडी के हार्मोन्स हैं उनको नॉर्मल और अच्छे से पूरा साइक्लिकल मैनेजमेंट के लिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सभी महिलाओं का और पुरुषों का ये कहना है कि इसे जो अभी जो लाइफस्टाइल जिस तरह की चल रही है, करियर ओरिएंटेड है या अपने लिए वक्त नहीं है, पार्टीज़ में ज़्यादातर टाइम स्पेंड होता है, या लाइफस्टाइल इस तरह की होगी कि मतलब नाइट वर्क, जो नाइट शिफ्ट ज़्यादा कॉमन हो गई है। अपने लिए पूरे 24 घंटे में से 1 घंटा आप ज़रूर निकालें। 1 घंटा अपने लिए आप मेडिटेशन करें, योगा करें, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी जो आपको खुशी देती है, चाहे स्विमिंग हो, बैडमिंटन हो, वो रेगुलर करिए और अपनी 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए। आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए, नॉट इवन फॉर फर्टिलिटी, एक हेल्दी लाइफ फ्यूचर में होने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। निधि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया और हमारे ऑडियंस को ये चीज़ें पहुंचाई जो उनके ऐसी समस्याएं थी कि वो किसी को बताएं, किन से पूछें। ऐसे ऐसे सवाल थे कि वो ना तो किसी को बता सकते हैं ना किसी से पूछ सकते हैं। तो ये पॉडकास्ट देखने के बाद में उनके काफ़ी डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी अगर कोई मन में उनके रह गया कि ये बातें नहीं पूछी तो वो कमेंट कर सकते हैं। हम मैम के साथ एक और पॉडकास्ट प्लान करेंगे जिसमें वो चीज़ें भी हम क्लियर करेंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें रही है, मतलब एक शुरू से लेके एंड तक बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें क्लियर की है। हमें भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है। और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा आज का हमारे पॉडकास्ट में आके? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। वाईटी महेंद्र पॉडकास्ट पे आकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और मुझे आज ये मतलब मुझे ये रियलाइजेशन हुआ, इतने डीप क्वेश्चंस इतने अच्छे से फ्रेम किए हुए थे जो कि मैं सोच भी नहीं सकती कि जो लोग मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हैं और उन्होंने इतना सोचा कि इस तरह के सवाल हमें पुट अप करने चाहिए जस्ट टू फॉर द अवेयरनेस ऑफ जनरल पब्लिक। ये बहुत मैं समझ सकती हूँ कि एज अ नॉन मेडिको अगर ये सारे क्वेश्चंस आपने सर्च किए होंगे तो आपने कितनी मेहनत करी होगी, कितना डीप आपने उसमें रिसर्च किया होगा। जस्ट फॉर अवेयरनेस, फॉर पब्लिक अवेयरनेस पर्पसेस, रियली यू नीड मतलब लाइक अपलॉज फॉर इट। मैम आपको भी थैंक यू। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट कर देना। मैम की सभी सोशल मीडिया लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इनसे अगर आपको कनेक्ट करना है, कुछ चीज़ें और पूछनी है तो आप मैम से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तो लिंक आपको मिल जाएगी। इनसे आने वाले टाइम में और भी हम पॉडकास्ट प्लान करेंगे, जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे वो हम उसमें पुट अप रखेंगे।
तो ये था आज का पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री राम।